हेलो फ्रेंड्स, आर के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानें और समझें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इंटरमीडिएट और हायर क्लासेस। आप इसको बस को ध्यान से समझेंगे, इसमें काफी कुछ आप सीख लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसे कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके। जनरली जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, या इसको आप लिख सकते हैं और साल्ट। भाई जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, साल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, ओके। जनरली हमारा फोकस साल्ट पे होगा, एसिड बेस बाद में चर्चा कर लेंगे। अब जो साल्ट है ये सिंपल साल्ट हो सकते हैं, सिंपल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट, ओके। एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे आप NaCl, KCl, MgCl2, EtC, इनको जब भी आप सॉल्वेंट में डालते हैं, या जनरली सॉल्वेंट में वाटर की बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अगर इनको आप वाटर में डालते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाते हैं। मतलब NaCl Na+Cl- में टूट जाएगा, KCl K+Cl- में टूट जाएगा, MgCl2 Mg2++2Cl- में टूट जाएगा। मैं ये कहना क्या चाहता हूं, जो सिंपल सॉल्ट्स हैं इनको वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में डालने पर ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, इसमें नो डाउट। तो ये आपका सिंपल सॉल्ट है। अगर मैं इसे टेस्ट भी करना चाहूं किसी बर्तन में जिसमें मैंने इसको घोला है, तो ये सोडियम आयन का भी टेस्ट देगा और क्लोराइड आयन का भी टेस्ट देगा, तो इट इज द सिंपल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट क्या होता है, अगर मैं दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स कर दूं तो जाहिर सी बात है डबल सॉल्ट बनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस into 24H2O, पोटास एलम, मोहर साल्ट, ये डबल साल्ट की एग्जांपल है। इनको भी अगर मैं वाटर में डाल दूं तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन हैं ये सब क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे। मतलब पानी में डालने के बाद पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। वाटर तो ऑलरेडी वाटर है, वो डिसोसिएट नहीं करेगा बिकॉज वाटर इज द कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो ये डबल सॉल्ट की भी खासियत है। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करता हूं, इनको देखा गया पानी में डालने पर ये कहीं कहीं 100% अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में डिसोसिएट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं तो आगे देखा जाएगा। अब मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक एग्जांपल लेता हूं, CONH3 Cl3। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का भी सहारा लिया जाता है। आगे मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि क्यों लिया जाता है। अब अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो पानी में देखा क्या गया, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन है वो तो टूट जाता है, वो तो डिसोसिएट हो जाता है। बट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी एलिमेंट हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस या पार्टिकल हैं, वो डिसोसिएट नहीं करते हैं। इसी को बोला गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जनरली नाम से ही क्लियर है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स। ये नॉर्मल से थोड़ा सा हट के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसलिए इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या आप इनको एबनॉर्मल कंपाउंड भी कह सकते हैं, एबनॉर्मल सॉल्ट भी कह सकते हैं, नो डाउट, ओके, या और एबनॉर्मल कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, डिटेल चर्चा करना है। तो चलिए अब मैं पढ़ता हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, कैसे बनते हैं, इनके पीछे क्या स्टोरी है, एक एक बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जाहिर सी बात है ये वाटर में डिसोसिएट नहीं करते या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट नहीं करते, तो कुछ तो लॉजिक होगा
इनके पीछे क्यों डिसोसिएट नहीं करते? तो देखा क्या गया, जैसे CONH3 होल 6 है Cl3, ओके। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो ये बनाता है CONH3 होल 6 3+, ओके, एंड प्लस 3Cl माइनस। अब मैंने किसी बर्तन में इसको किया, ये डिसोसिएशन हुआ, और मैं अगर क्लोराइड टेस्ट करना चाहूँ तो क्लोराइड टेस्ट हो जाएगा, बट इसमें अगर मैं अमोनिया टेस्ट करना चाहूँ या कोबाल्ट टेस्ट करना चाहूंगा तो दिस पोर्शन डज नॉट गिव एनी टेस्ट, ओके। मतलब अभी टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? इट मींस दे आर नॉट अवेलेबल। मैं ये कह सकता हूं अगर मुझे अमोनिया का टेस्ट नहीं मिल रहा है किसी भी बर्तन में, तो इसका मतलब इसमें कहीं कहीं अमोनिया फ्री नहीं है, कोबाल्ट का टेस्ट नहीं मिल रहा, कोबाल्ट इज नॉट फ्री। बट अगर ये क्लोराइड का टेस्ट तो मिलता है भाई, अगर मैं इसमें AgNO3 डाल दूं तो तुरंत क्या होगा, धान से AgCl का प्रेसिपिटेशन मिल जाता है। इसका मतलब कहीं कहीं दीज आर द फ्री। वो बाकी आगे देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक नहीं होते किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। अब नहीं होते हैं तो क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अभी जनरली मैं इतना ही बताऊंगा, आगे डिटेल चर्चा हो जाएगी। तो ये तो कॉम्प्लेक्स साल्ट की खासियत हो गई। अब अगर मैं आगे पढ़ूं कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट किससे किससे मिलकर बने हैं। तो देखा जाए, मैं यही कंपाउंड लेता हूं CONH3 होल 6 Cl3, ओके। देखिएगा इसमें जो एक मेटल आपको दिखाई देगा, CO यहां पर मेटल है, इसका नाम है सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। और मेटल से कुछ ऐसे अमोनिया टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इनका नाम रखा गया लिगेंड्स, ओके। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खासियत होती है। ये जो भी आपके बाहर हैं इनको मैं केवल इतना ही कहूंगा, इन्हें लिगेंड्स की उपमा में नहीं दूंगा, बट इनको मैं केवल क्लोराइड आयन कहूंगा। अब जरा देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बने होते हैं। जब सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, बट मैं अभी एक की चर्चा कर रहा हूं, स्मॉल n लिगेंड से मिलते हैं तो बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके। अब याद रखिएगा, मान लीजिए मैं मान लेता हूं वो मेटल M है और लिगेंड हमारे पास N लिगेंड है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा MLN टाइप का बनेगा, ओके। अब याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स मुझे बनाने के लिए मुझे इस स्मॉल n की जगह कम से कम याद रखिएगा वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। माने जो मेरा कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, Ml2 3 हो सकता है, Ml3 Ml4 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, Ml5 Ml6, इतने टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स आपको आने वाले समय में मिलेंगे। ML1 टाइप कॉम्प्लेक्स आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप कहीं अगर लिखा है ML1, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, दिस इज द ओनली नॉर्मल कंपाउंड। देखिएगा जो कॉम्प्लेक्स है these are the not normal compound, these are the abnormal compounds, but ML1 is the normal compound. For example, अगर मैं लिख दूं कहीं, अगर मैं कहीं लिख दूं NaCl, तो देखिए ये आपका MlN1 टाइप का कंपाउंड है, तो क्या इसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, ओके। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं NaCl2, स्क्वायर ब्रैकेट मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा Cl मैंने ऐड किया तो मुझे इस पर माइनस दिखाना पड़ेगा। कैसे आया होगा? ये NaCl न्यूट्रल था, Cl माइनस आया है, तो जाहिर सी बात है यही कुछ बनेगा। अरे भाई मैं स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाऊं, चलो मैंने ब्रैकेट नॉर्मल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, NaCl2 माइनस। अब आप कहेंगे सर मैं इस प्रकार का कंपाउंड कहीं देखा ही नहीं हूं, ठीक है, आप देख लेंगे, आप परेशान मत होइएगा। तो इसीलिए तो इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब दीज आर द एबनॉर्मल कंपाउंड, जिस पर आप आशा न की हो वो आपको मिल जाए। जैसे 2 भागों में बांट सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनको 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा आपका
होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दूसरा होगा आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स such type of the complex compound have only one type of the ligands, और सेम टाइप ऑफ द लिगेंड्स भी कह सकते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूं CONH3 3 पॉजिटिव, FeCN6 3 नेगेटिव। अब ये होमोलेप्टिक है, बट इफ द कॉम्प्लेक्स हैव मोर देन one type of the ligands are called as heteroleptic complex। ओके, मैं एग्जांपल इसका लेता हूं FeEN2Cl2 प्लस माइनस, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CONH3 Cl2 प्लस माइनस, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब देखिए मोर देन वन टाइप ऑफ द लिगेंड्स है, अगर सेम टाइप है तो होमोलेप्टिक कहा जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ के लिगेंड्स है तो उसे हेटेरोलेप्टिक कहा जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको भी आप देख लीजिए, जो कि बहुत आसान है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। देयर आर सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो कौन कौन से हैं जरा देखिए भाई। जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें दो चीजें तो हैं, एक तो लिगैंड है, एक तो मेटल है। ठीक है, एक तो भाई देखिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये हमारा मेटल होगा, ये हमारा लिगैंड होगा, ये हमारा प्लस माइनस होगा। अब जो मेटल होता है ये हमेशा याद रखिएगा, ये जरूर इसके अंदर खासियत होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कब होगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला? व्हेन दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कब होने के चांसेस हैं? जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, तब ये एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। और याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो सबसे ज्यादा ये खासियत जो भी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी ब्लॉक के ही मिलते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में वैसे भी 40 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में है, 4 सीरीज है, 3D 4D 5D 6D सीरीज। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मिंग जो एबिलिटी होती है वो डी में होती है, उसके बाद एफ में होती है, और उसके बाद आपके अंदर एस एंड पी। ये प्रॉपर्टीज होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये ऑर्डर आपको दिमाग में। अब जरा देखिए लिगैंड की खासियत क्या होगी। लिगैंड्स जाहिर सी बात है, अगर इनसे जुड़ रहे हैं तो पक्का है ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? जनरली ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। उसके बाद अब कहीं कहीं में फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। और इनके बाद अब चूंकि लेविस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो लेविस बेस होगा। क्या होगा? लेविस बेस होगा। तो ये तो मेटल और लिगैंड की खासियत है। तो अब एक एक पढ़ेंगे हम लोग। अब जरा एक बार ये भी समझ लीजिएगा, लिगैंड और मेटल कैसे बॉन्डिंग करते हैं, क्यों इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसको भी हम देख लें। तो वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अगर ऐसा कहीं रिलेशन होता है, आपको जरूरत है किसी चीज की, मेरे पास रिचनेस है, तो यहाँ बॉन्डिंग बढ़िया होती है। अदरवाइज अगर आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको जबरदस्ती देना चाहूंगा। जैसे अब आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत बच्चे पढ़ते हैं
लेकिन वो पढ़ने के सिवाय सब कुछ करते हैं, केवल पढ़ते नहीं। नाम तो है पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के सिवाय वो सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा। अगर आप नीडी हो तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो मेटल नीडी होता है बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एंड लिगेंड्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज दे आर फुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखिएगा मोस्टली जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो एज ए गुड लिगेंड बिहेव करते हैं। मतलब पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं मोस्टली जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब कैसे बॉन्डिंग है, जरा पहले इस बॉन्डिंग को समझ लें। बॉन्डिंग को समझ लें कैसे बॉन्डिंग होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे है। ओके भाई देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल और लिगेंड हैं उनके बीच कुछ ऐसा है कि जिसके ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यही कारण है जब भी आप इसको पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो हिस्सा होता है वो तो ब्रेक हो जाता है, बट अंदर का हिस्सा ब्रेक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यहां जो भी बॉन्ड जुड़े होंगे, जो भी आयंस, भाई आयंस यहां जुड़ सकते हैं, यहां भी जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लेफ्ट साइड में कोई कैटायन हो सकता है एनायन, और राइट साइड में क्या होता है, एनायन होता है। ठीक, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं लेता हूं K4FeCN6, ये मैं लेता हूं, इसको मैं अगर पानी में डालूंगा तो ये बाहर वाला तो आयोनाइज हो जाएगा, प्लस FeCN6 4 माइनस, बट ये Fe और Cn आयोनाइज नहीं होता। इट मींस दे हैव द समथिंग अदर कॉन्सेप्ट, अदर यू कैन से अदर बॉन्ड देन इट्स। यहां का जो बॉन्ड होता है वो कहीं के आयोनिक नेचर का होता है, इसीलिए पानी में जल्दी से आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं CONH3 होल 6 Cl3। पानी में आप डालते हैं तो CONH3 होल 6 3 प्लस 3 Cl माइनस। इसका मतलब ये भी कहीं कहीं आयोनिक बॉन्ड से बंधा हुआ है। और आयनिक बॉन्ड आपको पता है पोलर सॉल्वेंट में, मैंने इनको सबको पोलर सॉल्वेंट जनरली मैंने वाटर यूज किया है। मैं और कोई दूसरा सॉल्वेंट भी ले सकता हूं, डिसोसिएशन वैसे ही होगा, उसी पैटर्न पे होगा, बट कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अलग अलग पोलराइजिंग कैपेसिटी है, अलग अलग घोलने की क्षमता है। बट ये कंडीशन आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया कि जो लेफ्ट साइड में कैटायन है या राइट साइड में जो एनायन है वो वाटर में डिसोसिएट कर जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्यों नहीं टूट रहा है? तो आइए उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये तो पक्का है स्क्वायर ब्रैकेट तो एक मेरा बोर्ड पे कॉपी में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ऐसा थोड़ी कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ऐसा तो है नहीं। ये क्यों मैं दिखाना चाहता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स एक आप समझिए घेरा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग घेरा जिसके अंदर आप नहीं जा सकते, उसका कुछ आप बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी मजबूत है। कैसे मजबूत है तो देखते हैं। अब इनके बॉन्डिंग को समझ लेते हैं, मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। आपको जो भी बातें समझ में आया करें आप उसे कॉपी पेन लेके बैठे रहें, उसको नोट कर लीजिए। आपको यहाँ कुछ नया मिलेगा और उसको नोट करते हैं। अगर बाइक में कुछ ना समझ में आए तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए बॉन्डिंग को समझते हैं। बातें ज्यादा हो जाती हैं, प्रयास करता हूं कम बताने का आवश्यकता अनुसार, लेकिन बातें हो जाती हैं। चलिए मैं बॉन्डिंग समझता हूं मेटल और लिगेंड के बीच कैसी बॉन्डिंग है। याद रहे अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, इट मींस इलेक्ट्रॉन की अधिकता कितने केसेस से हो सकती है। इलेक्ट्रॉन रिचनेस कहां पॉसिबल है? या तो किसी भी एलिमेंट के पास लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो कहा जाएगा एटम इलेक्ट्रॉन रिच है, या उसके पास निगेटिव चार्ज हो तभी इलेक्ट्रॉन रिच है, या उसके पास पाई बॉन्ड हो। ये 3 केसेस हैं जब आप इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो जाहिर सी बात है अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो आसानी से उसको दे सकते हैं। कैसे, जरा कहानी को समझते हैं। इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। BF3 एक मॉलिक्यूल है और मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NH3। इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, ये देखिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है एज ए लोन पेयर बिहेव करते हैं। यहाँ आ जाइए BF3 मॉलिक्यूल बोरान ट्राइफ्लोराइड में देखते हैं। बोरान के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका फ्लोरीन के साथ पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में। ओके, अब इसके पास देखा जाए कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए इसके आउटर मोस्ट में। ओके, अब इनके पास देखा जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन ये एज कहीं कहीं फ्री है, बहुत ज्यादा फ्री तो नहीं है बट ये नाइट्रोजन के पास ही है। एक एटम के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, तो उसको में माना जाता है कि 2 एटम वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्ट्रांगली बना होता है, लेकिन एक एटम के पास है, इट मींस यू कैन से दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द इजीली अवेलेबल फॉर द एनी एटम। ओके, तो ये BF3 कहेंगे भाई साहब कटोरा लेके भीख मांगे भाई साहब, अरे भाई साहब मुझको दे दीजिए इलेक्ट्रॉन, मुझे जरूरत है। तो ये भी कहेंगे दांत यार के खड़े हो, हमेशा लेना ही जानते हो, मांगने की प्रवृत्ति है, इनका तो देने का गुण है, तो कहेंगे ले जाओ। अब लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, जरा कहानी को समझिए। मैं सीधे सीधे बताने तो मैं बता सकता हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनको दे दी, अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, एक साथ हो रहा, ऐसे बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, बट इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, मैं आपको स्टोरी बताने का प्रयास करता हूं। चलिए स्टोरी समझिए, ये कहानी है। ओके, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो पहले तो ये बोरान से क्या करेगा, कहेगा भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए। अच्छा, एक चीज और है, कोई भी एटम एक साथ में 1 ही इलेक्ट्रॉन लेन देन कर सकता है हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब इनको ये दे देगा तो ध्यान से समझिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इनको दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कहानी कुछ बदल गई। 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, इनके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इनके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए मामला सेट हो गया, माइनस प्लस नेचुरल लॉ अट्रैक्ट करेंगे भाई साहब और पास पास आ जाइए। अब तो हम दोनों लोग दोस्त हो गए भाई। अब आपका इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, इलेक्ट्रॉन का लेन देन तभी होगा जब एनर्जी सेम हो, तो एनर्जी सेम हो गई दोनों की, फ्रेंडशिप बढ़ गई। अब ये कहेंगे और पास पास आ जाए, भाई नेचुरल लॉ है, प्लस माइनस और पास पास गए। जब ये और पास पास गए तब हुआ क्या, अब दोनों लोगों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन था, तो कहें चलो 1 1 हाथ हो जाए, दोनों लोगों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन था। तो बोरान के आइए भाई साहब मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं, और देख लीजिए कुछ इस तरह से फ्रेंडशिप होना शुरू हो गई, प्लस माइनस बाकी पूरी की पूरी स्टोरी वही है। सत्यनारायण भगवान का कथा स्टार्ट हो चुका है, बस आप ध्यान से समझते चले। अब जरा देखिए H है, H है, अरे आप केवल पढ़ाई को, केमिस्ट्री को आप ऐसे एंजॉय करने के उद्देश्य से पढ़ाई करिए, इसको बर्डन मान के मत पढ़िए कि इसको ये मान के मत चलिए कि मुझे ये नौकरी दिलाएगी, सरकारी नौकरी दिलाएगी, प्राइवेट। अरे बस नॉलेज के लिए पढ़िए, मजा लेने के लिए पढ़िए, जिंदगी बदल देगी केमिस्ट्री। अब जब ये प्लस माइनस इनको अट्रैक्ट भी कर रहा, तो अब ये देखिए इनके पास कई इलेक्ट्रॉन हुआ भाई, इनके पास H फ्लोरीन है, ओके हाइड्रोजन है। अब देखा जाए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 एक साथ, इनके पास भी जरा देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ। तो कहेंगे भैया ऐसा किया जाए, आपके पास भी 8 हो जाए, मेरे पास भी, तो कहेंगे चलिए शेयरिंग कर लिया जाए। और देखिए मामला कुछ इस तरह से हो गया, जो नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन था वो बोरान का हो गया, बोरान वाला जो ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन बोरान ने लिया था नाइट्रोजन से, वो नाइट्रोजन का हो गया। अब देखिए वास्तव में शेयरिंग हुई 1 1 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये भी कोई शेयरिंग है, दगेबाज शेयरिंग। अरे इसमें क्या भैया, हमारा ही पैसा है और हम ही शेयरिंग कर रहे हैं। भाई से कोई जमीन लिया जाए, कहा जाए चलिए 50-50 हजार रुपया लेके जमीन लिया जाए, तो आपने कहा ऐसा है मास्टर साहब पहले आप 1 लाख रुपया लगा दीजिए और जमीन दोनों लोगों के नाम आधा आधा लिखवा दीजिए, ये भी कोई बात है? दिस इज नॉट रियल शेयरिंग, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ द शेयरिंग। पॉसिबल है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, कहे नहीं पॉसिबल है, इसी को बोला जाता है स्पेशल टाइप ऑफ द शेयरिंग। और स्पेशल टाइप ऑफ द शेयरिंग जब कहीं होगी तो याद रखिएगा स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देखिए भैया ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड की खासियत जरा देखिए, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो कुल जोड़ जाड़ के मैं आप 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने पर मैं इसको 1 डैश से दिखा सकता हूं। देखिए 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 1 डैश, साथ ही साथ इनके पास प्लस है, इनके पास माइनस है, तो ये वाला बॉन्ड
जो कि शेयरिंग से बना है, शेयरिंग भी हो रहा और माइनस प्लस के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी हो रहा, डबल डबल पावर काम कर रही है, डबल डबल पावर यहां काम कर रही है, और यही कारण ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। गलती से इसको कभी आप तोड़िएगा भी नहीं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब चूंकि मैं अब इस चीज को अगर मुझे कहीं एक डैश या और प्लस माइनस को दिखाना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो याद रहे, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन प्लस माइनस। ये बात आप भूलेंगे नहीं, ये तरीका है, चाहे तो आप सिग्मा बॉन्ड प्लस माइनस दिखाइए, चाहे तो सीधे सीधे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेटल और लिगेंड्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इट इज द सिग्मा बॉन्ड, इट इज द कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। भाई जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब जब शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा तो जाहिर सी बात है पोलर सॉल्वेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जो शेयरिंग जहां होती है वहां ओवरलैप, शेयरिंग मतलब ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुल जोड़ के आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब कुछ टर्म है जो कि कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। तो एक तो लिगेंड के बारे में आप जानिए। लिगेंड्स are the atoms or groups that can donates their electron pair to metal ion, ओके। तो याद रखिएगा जो लिगेंड्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, ओके। निगेटिव चार्ज में सबसे ज्यादा आपको निगेटिव मिलेंगे, फिर थोड़ा बहुत न्यूट्रल मिलेंगे, फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, ये ऑर्डर होगा। निगेटिव में आपका आ गया Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस, etc। न्यूट्रल में आपके आगे H2O, NH3, CO, NH2, NH2, ये सब आपके न्यूट्रल लिगेंड हो गए। पॉजिटिवली चार्ज में क्या होता है, NH2, NH2 प्लस, हाइड्रोजीनियम आयन, ठीक है, और आपके आ जाएंगे NO प्लस, etc। ये आपके आ जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड जो लिगेंड्स हैं, ओके। अब इसके अलावा भी लिगेंड्स की और भी खासियत होती है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लिगेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लिगेंड्स बहुत खतरनाक भी होते हैं, उनको भी जरा देखने लगे। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ लिगेंड्स तो भैया बहुत डेंजरस है, आइए देखते हैं। लिगेंड्स को डोनेटिंग साइट के आधार पर, वास्तव में एवरी लिगेंड्स हैव एट लीस्ट वन डोनेटिंग साइट। डोनेटिंग साइट मतलब आप ये समझिए जिससे वो मेटल को पकड़ेगा, जिससे वो मेटल से चिपकेगा, या आप कहिए जिस साइड से वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिगेंड को देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको आपके कॉलर को पकड़ूंगा तो ये आपका क्या एक डोनेटिंग साइट है। अगर मैंने दोनों हाथ से पकड़ लिया आपके गले को, आपके कॉलर को, तो आप कहेंगे यू हैव द टू डोनेटिंग साइट। So many of the ligands have the one donating site, can have 2, 3, 4, 5, 6 donating sites. On the basis of donating sites, they are following types. First है monodentate ligands. They have only one donating site. अब इससे मतलब नहीं है कि न्यूट्रल है कि निगेटिव है पॉजिटिव, इससे नहीं मतलब है। वो तो मैंने अभी जो बांटा चार्ज के आधार पर कि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव, कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल, पॉजिटिव मैंने बांटा। अब ये डोनेटिंग साइड पे जैसे मैंने कहा OH माइनस, अब जाहिर सी बात है अगर किसी मेटल से जुड़ेगा तो एक ही माइनस तो है, एक ही डोनेटिंग साइड तो है, ठीक है। ऐसे मैंने ले लिया Cn माइनस, तो
तो एक ही डोनेटिंग साइड तो मेटल के साथ। मैंने ले लिया H2O, तो देखा जाए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट याद रखिएगा एक समय में कोई भी एटम एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसके अंदर भी एक ही डोनेटिंग साइट है, ठीक है। ऐसे में आप ले लो अमोनिया, इसके पास भी एक ही डोनेटिंग साइट है, तो दीज आर द मोनोडेंटेड लिगेंड्स इफ दे हैव टू डोनेटिंग साइट, these are called as bidentate ligand, 3 donating site tridentate, 4 tetra, 5 pentadentate ligand and 6 hexadentate ligands। अब जैसे 2 में देखिए ध्यान से NH2, अब देखिए मेटल के साथ 2 डोनेटिंग साइट है तो बाइडेंटेट हुआ। CH2 इसका नाम है हाइड्रोजन। ऐसे मैं ले सकता हूं CH2 NH2, ये एथिलेमीन है, ये मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ऐसे मैं ले सकता हूं CH2 NH2, CH2 NH2, अब ये मेटल के साथ ट्राइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी लगाएंगे वो लिगेंड टू मेटल की तरफ लगाएंगे, जो एरो का हेड होगा वो मेटल की तरफ होगा, एरो का जो टेल होगा वो लिगेंड की तरफ होगा। ये आपकी ट्राइटेट्रा है। इसी तरह और भी है, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेक्साडेंटेट लिगेंड का, जरा उसको भी जान लीजिएगा। इसी तरह अगर 5 डोनेटिंग साइड है तो पेंटाडेंटेट लिगेंड्स होगा। एक कॉम्प्लेक्स है, एक लिगेंड है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक लिगेंड है EDTA, इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट है। ओके, इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कुछ इस तरह होगा। एथिलीन, ये एथिलीन है, डाइएमीन 2 बार नाइट्रोजन है, टेट्रा एसीटेट CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। अब इसके बाद एक डोनेटिंग साइड ये हुआ, 2 नाइट्रोजन के पास एक और 3 डोनेटिंग साइड, 4 donating site, 5 and 6. They have the 6 donating site. Behave as hexadentate ligand. Hexadentate ligands. ओके, ये आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो ये तो मैंने लिगेंड्स के बारे में बता दिया। और अगर मैं आगे बढ़ूं, आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और इसको नोट करते रहिए। बातें आपको अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इसी आधार पर, ये तो लिगेंड के बारे में हो गया, और कुछ आप देख लीजिए। मैं आगे इसके बता सकता हूं आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जरा इस बात को भी समझ लीजिए। ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्फीयर क्या बताता है कि इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत स्टेबल है, उनको इजीली आप सेपरेट नॉर्मल टेक्निक से नहीं कर सकते हो, वो जो भी मेटल लिगेंड होंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब इसके पास जो भी इस अंदर में लिखे एलएन टाइप, अब इसमें एन की जगह 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया FeCN6 3-। अब इसका तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब इसमें देखा ना कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं? 6 लिगेंड्स। अब क्योंकि आपको मैंने बताया था जो साइनाइड आयन है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मैंने अभी भी बताया मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाता है। तो अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आप कहेंगे सर 6 है। तो चलिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज इक्वल टू 6, और इसी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को एक नया नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या नाम दिया गया? कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है। अब मैं एक दूसरा कंपाउंड लेता हूं COEN होल थ्राइस 3+। मैं आपसे पूछता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि EN क्या है समझना होगा, एथिलीन डायमीन, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट, मतलब एक लिगेंड मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 लिगेंड मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो आसानी से आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी जान सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नॉर्मल मींस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिर इसी क्रम में इनके आगे आईपीएस नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर बर्नर थ्योरी पढ़ेंगे और समय के साथ काफ़ी चीज़ें इस पर सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आती हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।